तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है, क्या लिखूं। लेकिन ये सिर्फ एक निबंध लिखने के बारे में नहीं है। ये तो क्रिएटिविटी के संघर्ष की और हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं उसकी एक गहरी पड़ताल है। कहानी शुरू होती है इसी एक सवाल से, है ना। सामने एक खाली पन्ना पड़ा है और दिमाग में बस एक ही चीज गूंज रही है, क्या लिखूं। ये वो मुश्किल है जिसका सामना मैं कहूंगा हर लिखने वाले ने, हर स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो किया ही है। अब हमारे कहानी के जो लेखक हैं उनकी मुश्किल तो और भी बड़ी है। उन्हें दो बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स पर आइडियल निबंध लिखने हैं। सोचिए, एक तरफ है दूर के ढोल सुहावने, एक कहावत थोड़ी फिलॉसॉफिकल सी, और दूसरी तरफ है समाज सुधार, एक बहुत ही बड़ा और सीरियस टॉपिक। तो सवाल ये है कि लेखक इस डबल चैलेंज से निपटता कैसे है। और बस यहीं से शुरू होती है असली दुविधा। देखिए, ये सिर्फ लिखने का स्ट्रगल नहीं है, बल्कि परफेक्ट निबंध, एक आइडियल निबंध लिखने का प्रेशर है। अच्छा, लिखने को लेकर ना एक बड़ी आम सी सोच है। एक बहुत मशहूर एसेइस्ट थे A.G. गार्डनर। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उनका मानना था कि टॉपिक उतना मैटर नहीं करता जितना कि लिखने वाले का मूड। मतलब अगर मूड बन गया तो फिर किसी भी टॉपिक पे लिखा जा सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होती है। कहने को तो गार्डनर की बात बिल्कुल सही लगती है ना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे लेखक के लिए ये हकीकत से कोसों दूर है। वो लिखने का खास मूड वो तो आता ही नहीं, और बस थ्योरी और रियलिटी के बीच का यही जो फर्क है ना, वही उनकी सारी परेशानी की जड़ है। तो अब जब इंस्पिरेशन नहीं आ रही तो लेखक क्या करता है? वो रूल्स की तरफ भागता है। वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि एक आइडियल निबंध लिखने का सीक्रेट क्या है। पर होता क्या है, ये खोज उसे सॉल्यूशन देने के बजाय और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। सोचिए, लिखने के जो एकेडमिक रूल्स होते हैं उनका कितना प्रेशर है। पहले एक परफेक्ट आउटलाइन बनाओ, फिर सही टाइटल चुनो। हर स्टेप एक पहाड़ जैसा लगता है। और मजे की बात तो यह है कि शेक्सपियर जैसे महान लेखक भी, माना जाता है, इसी प्रॉब्लम से जूझते थे। अब एक और चिंता है, लिखने का स्टाइल। लेखक को यह डर सता रहा है कि अगर उसने आसान भाषा, छोटे छोटे सेंटेंस इस्तेमाल किए तो लोग उसे कम अक्ल समझेंगे। और इसी डर के मारे वो क्या करता है, वो पुराने कवियों की तरह जानबूझकर मुश्किल और भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन इन सारे रूल्स और प्रेशर के बीच कहानी में एक मोड़ आता है। लेखक को एक नया रास्ता मिलता है, एक ऐसा स्टाइल जो उसे इन पुरानी बेड़ियों से आजाद कर देता है। और यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। ये जो नया स्टाइल है, ये आता है एक फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेन से। देखिए, मॉन्टेन के लिए निबंध कोई रूल्स की किताब नहीं थी, ये तो बस दिमाग की एक आजाद और सच्ची खोज थी। हमारे लेखक के लिए ये आइडिया किसी क्रांति से कम नहीं था, एक असली आजादी जैसा। तो इस नए पर्सनल स्टाइल की सबसे बड़ी बात क्या है? ईमानदारी। इसका मकसद ज्ञान दिखाना नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है। इसका मकसद है अपनी सच्ची फीलिंग्स, अपने असली अनुभवों को बस लिख देना। दुनिया जैसी दिखती है उसे वैसा ही बयां कर देना। तो चलिए, अब इस नई ईमानदार सोच के साथ लेखक अपने पहले टॉपिक को उठाता है, दूर के ढोल सुहावने। देखते हैं कि अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है। इस कहावत का सीधा साधा मतलब तो हम सब जानते हैं, है ना। जब ढोल बिल्कुल पास बज रहा हो तो उसकी आवाज कितनी कर्कश, कितनी तेज लगती है, कान फट जाते हैं। लेकिन वही आवाज जब दूर से आती है तो बड़ी मीठी लगती है, म्यूजिकल लगती है, मन में त्योहारों और खुशी का एहसास जगाती है। अब देखिए, लेखक कितनी खूबसूरती से इसी दूरी वाले आइडिया को जिंदगी पर लागू करता है। जो नौजवान हैं उन्हें अपना भविष्य बहुत सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि वो दूर है। और जो बुजुर्ग हैं उन्हें अपना बीता हुआ कल, अपना अतीत बहुत सुनहरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो भी अब दूर जा चुका है। और इस तुलना से जो नतीजा निकलता है वो बहुत पावरफुल है। चाहे युवा हों या बुजुर्ग, दोनों ही उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, उसे रोमांटिक बना देते हैं जो उनसे दूर है। और इसका नतीजा क्या होता है? दोनों ही अपने आज से, अपने प्रेजेंट से नाखुश रहते हैं। इंसान के इसी असंतोष, इसी डिसैटिस्फैक्शन की जो ये समझ है, ये हमें सीधे हमारे दूसरे टॉपिक से जोड़ देती है, समाज सुधार। आखिर बदलाव की चिंगारी जलती कहाँ से है? इसी असंतोष से। तो देखिए, ये एक पूरी लॉजिकल चेन है। जब किसी एक इंसान का असंतोष बहुत सारे लोगों का असंतोष बन जाता है तो वही समाज को लगातार बेहतर बनाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए मजबूर करता है। यही तो तरक्की का इंजन है। और हाँ,
सुधार की ये जो चाहत है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो हमारे इतिहास का हमेशा से एक हिस्सा रही है। सोचिए, बुद्ध और महावीर के ज़माने से लेकर गांधी जी तक हर दौर में ऐसे सुधारक हुए हैं जिन्होंने समाज को एक नई राह दिखाई है। लेकिन इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सुधार जो है ना, वो एक लगातार चलने वाला सर्कल है। जो चीज़ आज एक सोल्यूशन लगती है, हो सकता है कल वही एक नई प्रॉब्लम बन जाए। इसीलिए ये जो सुधार का सिलसिला है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो अब आखिर में लेखक इन सारी बातों को, सारे तर्कों को एक साथ लाता है और एक बहुत ही दमदार आइडिया पेश करता है। ये इस पूरे लेख का, कह सकते हैं, सार है। इंसान के स्वभाव का वो बुनियादी सच जो लेखक ने खोज निकाला है कि दूर की चीजें हमेशा ज्यादा अच्छी, ज्यादा आकर्षक लगती हैं। और इस तरह से पूरी कहानी वापस वहीं आकर जुड़ जाती है जहां से शुरू हुई थी। ये जो साइकोलॉजिकल बात है, यही तो उस कहावत दूर के ढोल सुहावने का असली मतलब है। बात सिर्फ ढोल की नहीं है, बात हमारे नजरिए की है। और हम इस कहानी को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर दूर की चीजें हमेशा ही बेहतर लगती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने आज में, अपने वर्तमान में कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।